पीयूष जी गोयल का, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। उसने एक राजनीतिक टिप्पणी की, वहां से मैं प्रारंभ करूंगा। उन्होंने कहा कि इंसान नेता खो गया है, कहीं इंसान तो नहीं हो गया। उन्होंने ये कहा कि नेता खो गया है, कहीं इंसान तो नहीं हो गया है। तो मैंने उनको जवाब दिया, हाँ वो इंसान हो गया है और उसका नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं, और सेवक जो होता है वो इंसान होता है। वो सवेरे समय पर उठता है, दिया हुआ पूरा काम करता है, पूरा समय काम करता है, चिंता करते रहता है देश का, देशवासियों का, देश का और देशवासियों का नहीं 30 साल मैंने चलाई। और आने वाले दिनों में हजारों ऐसे अप्रेंटिसशिप करते हुए स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बने, उसके लिए उन्हें कांदुली में एक सेंटर खोल दिया, जिसका उद्घाटन हो गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों को सीखने के साथ में पगार भी मिल रहा है। इस प्रकार की सभी बड़े रास्ते, सभी चौड़े रास्ते, सभी फुटपाथ के साथ। और आज बोरीवली दूसरे फेज पर रीडेवलपमेंट के लिए जब आगे बढ़ रहा है, तो बोरीवली में मकानों का रेट 50-55 हजार तक पहुंच गया है। 50-55 हजार तक। कभी कभी लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रोड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की बात करते हैं, अच्छे रोड की बात करते हैं, गार्डन की बात करते हैं, प्लेग्राउंड की बात करते हैं। ये तो सारा होना ही चाहिए, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं मेरे मतदाताओं को क्या दे सकता हूं, तो इसका मैंने पूरा प्रयास किया जीवन भर। कोई एक व्यक्ति अगर कोई फैक्ट्री में जॉब करता है, सर्विस करता है, तो उसको रिटायरमेंट के समय पर 10 लाख 15 लाख रुपए मिल जाते, तो वो एक अपना रिटायरमेंट के बाद का एक एसेट मानता है। मैं मानता हूं कि मुंबई शहर में जिसके पास एक जो भी 1 रूम का फ्लैट हो, 2 रूम का फ्लैट हो, 3 रूम का फ्लैट हो, वो परिसर अगर विकसित हो जाए वहां का, अगर और जैसे बोरीवली में हुआ वैसा मलाड में हमको करना है। मलाड एसपी रोड का वाइंडिंग हमने कर दिया, स्टेशन रोड का वाइंडिंग किया, चारकोप मारवे रोड जंक्शन से लेके मारवे बीच तक का रोड पूरा वाइंडिंग हो गया पूरा। और मलाड में भी इन दिनों में स्टेशन रोड के पास मैं देख रहा हूँ कि पतरे लगने लग गए, बिल्डर लोग आने लग गए। देखिए रोड एक बार खुल जाता है तो बॉटल नेक खुल जाता है, बॉटल नेक खुल जाता है तो फिर सारी बातें आगे बढ़ने लगती है। तो मलाड का भी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो, ये हम सबका प्रयास है, वो हम करेंगे। पीयूष जी के नेतृत्व में जो भी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में जो केंद्र सरकार के माध्यम से हो, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हो, बहुत सारे एनवायरमेंट क्लियरेंस की उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं, वो अपने भाषण में बताएंगे। तो ये हमको आने वाले दिनों में करना है। और दूसरा मेरा टची विषय जो है, मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाना। देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आए थे तो वो कहकर गए कि हमको मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, और अगर हमको मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो मुंबई शहर में से हमको झोपड़पट्टी मुक्त करना पड़ेगा।
ये झोपड़पट्टी मुक्त की भी जब मैं बात करता हूँ तो मेरे साथ में काम करने वाले कुछ लोग थोड़ा चल बिचल हो जाते हैं। उनका ये सोच है कि हमारा वोटर जो है मिडिल क्लास वोटर है, अपर मिडिल क्लास का है, लेकिन मैं उनको बताता हूं कि हमारा वोटर भले मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का हो, उनका नाता लोअर मिडिल क्लास के साथ में है। क्योंकि सवेरे उठने के बाद में हमको सबसे पहले चाय पीनी पड़ती है, वो चाय का दूध का पैकेट वो झोपड़पट्टी का बच्चा ला कर देता है, तब हम चाय पीते हैं। चाय पीकर जब हमको पेपर पढ़ना पड़ता है देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए, तो सवेरे 4 बजे ठंडी हो बारिश हो तो झोपड़पट्टी का बच्चा पेपर ला कर देता है। तो जब हम तैयार हो जाते हैं देश और दुनिया की 24 घंटे सेवा की, ऐसे सम्मान्य गोपाल शेट्टी जी, राजस्थान से आए श्री जलन सिंह जी आमदार हैं वहां पे, डॉक्टर श्री SS गुप्ता, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, लाल सिंह पुरोहित जी मेरे मित्र शिवसेना के विभाग प्रमुख, श्री वीरेंद्र जी याग्निक जी, हम सबके वरिष्ठ और जिनकी कथा सुनने के लिए मैं भी आतुर रहता हूं हर वक्त, देवकी नंदन जिंदल जी, रमेश पारिक जी, श्री फकीर चंद गर्ग जी, संजय मोदी जी, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, अमर शर्मा जी, राजेंद्र जी तुलसियान, गंगाराम चंदानी जी, नमस्कार और हमेशा हंसते रहने वाले एक और मित्र विनय जैन साहब, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष, सभी सम्मान्य महानुभाव, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए विशेषकर मलाड और इस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक, हमारी लाडली बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में आज आई हैं, हमारी माता बहनें, भाई और बहनों, आज वास्तव में कई महीनों के बाद आप सबको मिलकर बहुत आनंद आ रहा है। आप सब आए, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। डॉक्टर साहब को मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कि वो जो ग्रुप आपने मुझे 3-4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ मिलवाया था जब मैं नया यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आया, उनके साथ कार्यक्रम फिक्स करिए। कई बार डेट्स मैच नहीं हुई, एक आध बार फिक्स होके कैंसिल हुई, लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी है और इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। पर डॉक्टर साहब, वास्तव में इसका वोट से कोई संबंध नहीं है, मत दिया हो नहीं दिया हो, मुझे दिया हो किसी और को दिया हो, ये जो रिश्ता सबके बीच में है ये हमेशा कायम रहना चाहिए। और जैसा अभी बताया गया कि विकसित भारत का सपना तो सबका सामूहिक सपना है, इसमें कोई आपका और मेरा विचार अलग होने का सवाल ही नहीं है। और जहां तक वोट देने की बात है, मैं आपको एक छोटा, मेरे साथ क्या, हम पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एक प्रधानमंत्री जी का इंटरैक्शन हुआ था 2014 में और फिर 2019 में चुनाव के रिजल्ट के बाद, और उन्होंने हमें स्पष्ट ये निर्देश दिया था कि अब चुनाव खत्म हो गए, जीत के आ गए, अब 120 करोड़, तब जनसंख्या के हिसाब से 120 करोड़ के आप प्रतिनिधि हो। आपको ये नहीं देखता है कि कौन किस धर्म से है, किस जाति से है, किस भाषा को इस्तेमाल करता है, किसी ने आपको वोट दिया नहीं दिया, किस राज्य में आपकी सरकार है नहीं है, सभी को हमें साथ लेके आगे चलना है। सारा समाज जब आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। और लोग किसी भी प्रकार का नैरेटिव, फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, कोई भी लोग अलग अलग धर्म और जाति के हिसाब से समाज को बांटने की कोशिश करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एकदम स्पष्ट है। जो देशभक्त है वो भारतवासी के लिए हम सबको काम करना है। हाँ, अगर कोई पार्टी, जैसा अभी हमने सुना है चुनाव के प्रचार में, और किस पार्टी की बात कर रहा हूं आप सब समझ जाएंगे, ये ऐलान करे कि घुसपैठियों को भी हम फ्री में एलपीजी सिलेंडर देंगे, तो उसका तो विरोध हम सब जम के करेंगे। मैं तो करूंगा, मुझे आपका पता नहीं। अब घुसपैठियों के लिए तो आप सब जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं पे करते। आप सब देशभक्त हैं, आप सब चाहते हैं कि हमारा देश और देश के नागरिक आगे जाए। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि मलाड में ड्रग्स का व्यापार हो। आप सब चाहते हैं ड्रग फ्री मलाड हो, एक ऐसा मलाड हो जहां पे आप सुरक्षित महसूस करें, आपका सम्मान हो। जैसा अभी गोपाल भाई कह रहे थे कि मलाड और बोरीवली में अंतर क्यों होना चाहिए। यहाँ की भी सब झोपड़पट्टी को अपने बिल्डिंग में बनाना का काम जल्द से जल्द करना है, पर वो तभी संभव है अगर आगे का अतिक्रमण तो रुके। आगे अगर मैंग्रोव्स को भर भर के और स्लम्स आते रहेंगे तो विकसित मलाड तो कभी भी नहीं बन पाएगा। और वो बनाने के लिए मुझे लगता है अगर हम सब में इच्छा शक्ति के साथ साथ थोड़ी मेहनत कर ले तो इस बार अवश्य मलाड में इस प्रकार की गतिविधियों को हम बंद करवा सकते। मैं तो हैरान था, मिड चौकी का एक जो फ्लाईओवर है वो बहुत सालों से धीमी गति से चल रहा था। अगर आपने कभी गुजरे होंगे तो देखा होगा। तो जब गोपाल भाई और हमारे सब मित्रों ने बताया कि कितनी कठिनाइयां आ रही है, मिड चौकी का काम स्लो एंड स्टडी, वो पुराने जमाने में होता था ना, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, तो गो लोग काट देते थे, स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। वही आकुर्ली में चल रहा था, वही ईस्ट से वेस्ट मलाड के अंडर ब्रिज में हो रहा था, वही मिड चौकी के प्रोजेक्ट पे हो रहा था। तो मित्रों, हर हफ्ते, और इजी नहीं रहता है क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा था, साथ में सरकारी काम भी रहता है, लेकिन हर हफ्ते आके उसको मॉनिटर किया। मेरे आकुर्ली फ्लाईओवर पे तो कम से कम 7 विजिट हुए, 7 टाइम्स आई विजिटेड। पहले ही 90 दिन मिड चौकी का ब्रिज आके देखा कि कैसे इसको स्पीड अप किया जा सकता है। अंडर ब्रिज, अंडर जो पास है जिसमें से आकुर्ली ब्रिज के नीचे से डबल कर दिया, जिसको आपने यूज किया है कि नहीं, डबल हो गया है ना अभी। पहले की असुविधा और अब में कुछ फर्क है, लेकिन दिन में 4 घंटे काम चलता है। मैंने कहा क्यों? बोलते हमें परमिशन रात को 11 या 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की है। मैं कहा फिर चलो 6 घंटे या 7 घंटे की है तो उतना तो चलाओ। बोलते नहीं, वो तभी ट्रक शुरू होते हैं वहां से मुंबई घुसना, आते आते 1.5 घंटे लगते हैं। फिर काम जब तक शुरू करते हैं तब समय आ जाता है ट्रक्स को वापस भेजने का, नहीं तो बाद में अलाउड नहीं है, तो 4 घंटे काम होता है। मैंने कैलकुलेट किया उस स्पीड पे चलेगा तो और 1-1.5 साल लग जाएंगे। तो हमने मीटिंग बुलाई बीएमसी कमिश्नर के साथ। वैसे मैंने उनको अपने दफ्तर बुलाया था, तो बीएमसी कमिश्नर का फोन आया कि साहब आप कभी बीएमसी में आए नहीं है, तो क्या मैं आपको आमंत्रण कर सकता हूँ? मुझे लगा अच्छा है, सोने पे सुहागा है कि सभी और उनके भी अधिकारी सब लोग मिल जाएंगे एक साथ। मुझे कोई ऐड नहीं है, आप जिधर बुलाओ मैं आ जाऊंगा। तो हम उनके ऑफिस में हमने मीटिंग करी। उसमें सरकार के हर विभाग को बुलाया, माडा का सीईओ, एमएमआरडीए का सीईओ, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का सीईओ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, बीएमसी का कमिश्नर था, पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर जो ट्रैफिक देखते हैं, सभी को, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, सभी को बीएमसी के ऑफिस में बुला के यहाँ के जितने विकास के कार्य
पूरे 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, करीब करीब 4 घंटे तक एक एक का रिव्यू करके एक एक में कैसे गति लाई जाए, स्पीड ऑफ एक्शन लाया जाए, कैसे जल्द से जल्द वो आपकी सेवा में इस्तेमाल हो सके और असुविधा से आपको मुक्ति मिले, उसके लिए समयबद्ध तरीके से स्पेसिफिक अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया, रिस्पॉन्सिबल बनाया। ये मेरा नहीं है, ये मोदी जी ने हमको काम करने का ढंग सिखाया है कि जब तक आप किसी को मॉनिटर नहीं करोगे काम, जब तक आप जवाबदेही नहीं बनाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एलोकेट करोगे, जब तक आप टाइम बाउंड एक्शन प्लान नहीं बनाओगे। मुझे याद है कुछ चीजों में तो अधिकारियों को तो पुराना स्टाइल था ही, बोलते थे 1 महीने में पूरा हो जाएगा। मैं कहा अच्छा यार बताओ 1 महीने में कैसे हो सकता है, तो मेरे ध्यान में आ रहा था। थोड़ा बहुत हमने भी बिजनेस किया है, पर्ट चार्ट्स इस्तेमाल करी है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस बनाई है, कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अब आपके सामने दिखता है 1 महीने में हो ही नहीं सकता। उनको लगा 1 महीना बोलो, आज की मीटिंग से टलो, और फिर कौन आएगा पूछते हैं। तो हमने एक एक प्रोजेक्ट का पर्ट चार्ट बनाना है कि आप एग्जैक्ट बताओ कहाँ कहाँ कब कितना समय लगे। मुझे याद है आकुर्ली ब्रिज के लिए भी जब वो पहली नहीं वो फिर मैंने डेट भी तय कर दी। मैंने कहा कि शायद 4 अगस्त को, याद नहीं आ रहा है, डेट बताई कि इस तारीख को रिव्यू मीटिंग होगी। नेक्स्ट मीटिंग की डेट 4 घंटे बाद मीटिंग के एंड में ये एजेंडा लास्ट आइटम था कि अगली मीटिंग की तिथि तय कर। दौड़ता बुड़ता आया वहां पे, मैंने कहा ये कैसे खत्म होगा, तो हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। 4 दिन या कुछ 7 दिन की बात कर रहा था। मेरे दिमाग में था कि गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश चतुर्थी में कितनी असुविधा होती है हम सबको। मैंने कहा मैं तो हिलने नहीं वाला हूँ, आप अभी से बताओ क्या क्या अड़चने हैं और अगले 8 घंटे में हम इसको कैसा पूरा करें। मुझे ध्यान था कि हो सकता है कि रोड का सरफेस एकदम परफेक्ट ना हो, पर वो तो कोई भी रोड बनती है तो एक आध बार तो डैमेज होती है, क्योंकि वो सब सरफेस के हिसाब से एक बार तो जिधर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं खराब होनी है, तो कल होने से अच्छा है आज ही हो जाए। तो 4 बजे से रात के 12 बजे तक वहां पे पुलिस के अधिकारियों को बुलाया, ट्रक्स जहां जहां अटके थे उनको खींच के लाए, और रात को 11:59 पे वो रोड खुली ट्रैफिक के लिए। हमने कोई इंतजार नहीं किया कि कोई वीआईपी आएंगे, कोई इंतजार नहीं किया बड़ा कार्यक्रम धूमधाम से मनाएंगे कि आपको पता चल जाए। हमने कहा बेस्ट वे इसके सीधा रात 10 तारीख कमिट की थी, 12 बजे घड़ियाल में 12 बजे उसके पहले ये रोड खुलनी चाहिए। मेरी गाड़ी सबसे पहले वहां पे चलाई, वही ओपनिंग हो गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 15 या 20 दिन तक रोज जॉइंट कमिश्नर पुलिस मुझे गूगल मैप भेजता था सुबह 9-10 बजे के आसपास और शाम को 7-7:30 बजे, टू शो मी सब ग्रीन है दोनों तरफ। तब जाके संतुष्टि हुई कि अब आकुर्ली का सॉर्ट आउट यूज हुई है। वो मशीन्स कांदिवली के स्किल डेवलपमेंट से ये 3 महीने पहले इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया। दे आर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड, एआई एनेबल्ड है। वो खुद डिजाइन करके आपका सिलाई करके सामान बनाएंगे, एआई एनेबल्ड। और उसके लिए कोलैबोरेट किसके साथ किया है? अपैरल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने सिंगापुर की एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है, ITE। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिंगापुर में कैसे होती है उस दर्ज पे भारत में हो। फैशन डिजाइनिंग, सेल्समैन और सेल्स गर्ल भी सिर्फ जाके दुकान पे खड़े हो जाए और आपको बेचने जाए, वो नहीं होता है। सिंगापुर में उनका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ट्रेन करके फिर ही उनको नौकरी पे रखा जाता है। तो यहाँ पे उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स
और जैसा गोपाल जी ने कहा, अगला सेंटर शिमपोली बोरीवली में खुलने वाला है। और अगर यहाँ की मदद मिले आमदार की, और मदद मिलने के लिए थोड़ा आप लोग का भी आशीर्वाद लगेगा, तो हम मलाड में तीसरा सेंटर को जीवन को अगर हमें संवारना है तो एक तरफ तो इनको बिल्डिंग बना के अच्छे मकान में, अच्छे घर में रहना ठहराना पड़ेगा। आखिर कोई नहीं चाहता अपने बच्चों को उस दर्दनीय हालत में देखना। और मैं समझता हूं आप में से भी कोई खुश नहीं होता होगा अगर कोई झोपड़पट्टी के बच्चे को हम इस तकलीफ में देखें। पर नई झोपड़पट्टी तो रोकनी पड़ेगी, नहीं तो कभी आप ये स्लम फ्री या सभी को रिहेबिलिटेट करना है, उसी स्थान पे करना है जहां पे वो रहते हैं, वो संभव ही नहीं होगा। पर अगर हम सब मिलके ये बीड़ा उठा ले कि हमको मलाड को भी एक प्रकार से उत्तम मलाड बनाना है, जो हमने सपना सोचा है उत्तर मुंबई यानी उत्तम मुंबई, उसमें जब तक उत्तम मलाड नहीं बनेगा तब तक पूरा नहीं हो सकता। और मित्रों, आप कल्पना करिए जब कोस्टल रोड, जिसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस भी हो गई है, टेंडर भी पास हो गए, यहां तक बांद्रा तक तो आती है सी लिंक और कोस्टल रोड, अब बांद्रा से भयंदर उसका टेंडर अप्रूव्ड है, उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस जो सबसे डिफिकल्ट होता है वो ले ली गई है। महायुति की सरकार, और लगभग अब तो महाराष्ट्र में स्थिति बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि महायुति की सरकार, भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार और रपई आठवले ग्रुप, हमारी सरकार महाराष्ट्र में नक्की आ रही है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और फिर वोट न डालने जाए। लोकसभा में 52% वोट गिरे थे, 52%। अगर 52% गिरे तो मलाड को आप सब अच्छी तरह जानते हैं किसने कितना वोट किया होगा। 52% में मतलब स्पष्ट है कि बिल्डिंगों से तो 30-35% पे आ गया होगा। और आप में से जो लोग यहां बैठे हैं आपको चिंता करनी पड़ेगी। वोट कोई सिर्फ एक सामान्य जाके वोट डालना नहीं है, ये हमारा दायित्व भी है। हमारे जो अधिकार है, हमें लोकतंत्र को जीवंत रखना है, तो लोकतंत्र तो तभी बचेगा अगर हम सब अपना जिम्मेदारी भी निभाएंगे। और जो वोट नहीं डालते हैं, वो तो अपना अधिकार ही खो देता है, कुछ उम्मीद करने का, कुछ मांगने का, कुछ समस्या के समय दुख सुख में उम्मीद करना कि सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि गलत लोग चुन के आ जाएंगे, गलत सरकारें आ जाएंगी। और जो कमी थोड़ी बहुत लोकसभा में रह गई थी,